जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। क्या 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम से सीधे सीधे टकराएंगे, ठीक है। और ये वीडियो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्द आ जाएगा, आपको कल या परसों तक मिल जाएगा, ठीक है। आप तब तक इतना ही तैयारी करें। और आपने इससे पहले अगर अभी पीछे कभी मैंने हिंदी वीडियो डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लें। और मैं प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार देते रहें। तो चलिए बिना देरी के हम ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। यानी कि गांव के घर कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सब जानते हैं कि गांव के घर कविता लिखा गया है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, जो कि झारखंड के हैं, ठीक है, जो कि झारखंड के हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो ये हैं ज्ञानेंद्र पति। आगे देखिए, आगे है 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। यानी कि 1995 ईस्वी में जो परिवेश सम्मान दिया गया था, ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ठीक है। आप याद कर लेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ये किस चैप्टर के रचनाकार है? तो ये जूठन के रचनाकार है। आगे देखिए, आगे है जूठन शीर्षक में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। यानी कि जब लेखक के पिताजी स्कूल से गुजर रहे थे तो इन्होंने देख लिया अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए, तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने उससे झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। तो किसने फेंक दी? तो लेखक के पिता ने, ठीक है। किसने फेंक दी? लेखक के पिता ने। आप इसको ख्याल रखेंगे, लेखक के पिताजी ने। आगे देखिए, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। यानी कि 1870 से 90 ईस्वी में गाई डी मोपासा, जो कि प्रतिपूर्ति में लिखा गया है, इनकी कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इनकी कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार। यानी रस्सी का टुकड़ा जो कि प्रतिपूर्ति है, इस पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुओं में क्या है। तो उस काले चमड़े के बटुए में क्या था? तो उस काले चमड़े के बटुए में था 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागज। क्या था? 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागज, जो कि बताया गया था कि जिस शख्स को भी मिले वो उनका बटुआ लौटा देंगे, तो वो उनको 200 फ्रैंक वापस उनको इनाम में देंगे। लेकिन बटुआ तो मिला ही नहीं, बेकार में झूठ को नाम लग गया था उनको। उन्होंने तो रस्सी उठाया था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और आगे देखिए, आगे है कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। कारमेन, जो कि ये भी प्रतिपूर्ति से ही है, तो कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो ये पहले 3 बच्चों को खो चुकी थी। आगे है ज्यो का उच्चारण स्थान क्या है। यानी कि हम जो च छ ज, ये चारों का उच्चारण स्थान एक ही है। च छ ज झ, चारों का उच्चारण स्थान एक ही है। आप एक बार बोल के देखेंगे, च छ ज झ, ये क्या है? इस सबका उच्चारण स्थान एक ही जगह से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तालु से। आगे देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक। किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ये पांचों? तो ये पांचों आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। ये कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। यानी कि निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सब जानते हैं कि निहि जोर रोग बराबर निरोग होता है। ये निरोग तो आपस में सट जाएगा, ये नहीं होगा। ये है निरोग, ये है निरोग,
तो निरोग का संधि विच्छेद है निह जोड़ रोग, ठीक है। जिन लोगों ने विसर्ग संधि पढ़ा होगा उनको पता होगा। आगे है तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? अब बताइए तोता कहने से क्या हो रहा है? तोता कहने से पूरी तोते जाति का बोध हो रहा है। हरा तोता, लाल तोता, बहुत से रंगों वाला तोता, पूरे जाति का बोध है, तो तोता जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वो है सत्य जोड़ आग्रह सत्याग्रह, यानी कि सत्य से आग्रह सत्याग्रह। आगे है घ का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि क ख ग घ, क ख ग घ, तो ये इसका उच्चारण स्थान कंठ से निकल के आता है। आगे है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद है महाजोर उत्सव, महोत्सव महाजोर उत्सव। आगे है बात बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि जब कोई लड़का काम वाम नहीं करे और सिर्फ बात बनाए तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बहाना बनाना, कि वो बहाना करना, बहाना बनाना या करना एक ही है, कि वो बहाना बना रहा है, काम करने का मन नहीं है तो वह बात बनाता है। आगे देखिए 20 किलो चावल कौन विशेषण है? 20 किलो चावल आप ये हमारे पास कह रहा है कि 20 किलो चावल कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो 20 किलो चावल क्या है? ये संख्यावाचक आ रहा है तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा 20 किलो चावल, ठीक है। आगे देखते हैं राम सोता है कौन क्रिया है? यानी कि राम सोता है किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्रिया को चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं कि कौन सोता है, तो राम सोता है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। आगे है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि आपके किसी अपने दोस्त को कह सकते हैं कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने पहले पुस्तक पढ़ी है, यानी कि यह बीता हुआ है, तो बीता हुआ का क्या कहा जाता है? भूतकाल कहा जाता है। आगे है निम्न में अव्यय शब्द कौन है? यानी कि कौन शब्द है जो कि अव्यय है, जिसका कोई व्यय नहीं है, ठीक है। देखिए आप, वह, मौसम, ये सब शब्द अव्यय नहीं है, इस सब का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो बल्कि है ये अव्यय शब्द है, इसका इस्तेमाल कहीं कहीं होता है, ठीक है। आगे है उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, यानी कि उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपस्थिति को आप दो भाग में लिख सकते हैं, उपजोड़ स्थिति। तो इसमें बताइए उपसर्ग हो जाएगा हमारा उप, ठीक है। तो उपसर्ग उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है उप। आगे है शक्ति शब्द में प्रत्यय है, यानी कि शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप जानते हैं कि शक्ति का मूल शब्द क्या है? शक्ति का मूल शब्द है शक, और इसका लास्ट का क्या शब्द है? ती। तो इसमें प्रत्यय तो ती आ रहा है, तो शक्ति में प्रत्यय है ती। आगे देखिए अजय शब्द का विशेषण है, यानी कि अजय हम किसी का नाम हो गया तो आप उसका विशेषण क्या बना सकते हैं? उसका विशेषण बना सकते हैं अजीत, नजीत, अजीत, अजय, नजय। आगे है दो पर्दो, ओह यहाँ दो पर्दो है, यहाँ होता दो पदो, क्या होता है यहाँ पे? दो पदो। दो पदों का योग किस में होता है? तो आप सब जानते हैं दो या दो से अधिक पदों का योग क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का योग समास में होता है। वहीं अगर रहता कि दो या दो पदों का, दो वर्णों का योग किस में होता है? तो दो वर्णों का योग संधि में होता है, लेकिन हमारे पास क्या पूछा जा रहा है? दो पदों का योग किस में होता है? तो इसलिए समास में होता है। आगे है विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? यानी कि जो विद्या का सागर है, तो इसमें हमारा कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, कारक चिन्ह गायब हो रहा है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह गायब हो। आगे है अग्नि का तद्भव रूप क्या है? यानी कि अग्नि का तद्भव रूप पूछा जा रहा है,
तो अग्नि, अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा अगन। आगे है विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनी धरे। यह पंक्ति किस शीर्षक से में लिया गया है? तो यह पंक्ति लिया गया है करवक से। ठीक है, करवक से, जो कि पद्य भाग का पहला चैप्टर है और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। आगे देखिए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितने का हुआ है? शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। आगे है चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, नहीं फिर से पढ़िए एक बार, भाव अलग हो जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? यानी कि मैं आपको से पूछूंगा कि रमेश और राम आपका कौन था, तो आप बोलेंगे मेरा भाई था, चाचा का लड़का था, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसी तरह पूछा जा रहा है कि चिंतामणि और मतीराम भूषण के कौन थे? तो ये भूषण के भाई थे। कौन थे? ये भूषण के भाई के रूप में थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो ये भाई के रूप में थे। आगे है तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो तितली जानते हैं आप सब, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तितली। रचना से संबंधित क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो कि तुमुल कोलाहल कलह में की रचना है, इनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो इनके बड़े भाई का नाम था जयशंकर प्रसाद। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा क्राथवेट गर्ल्स हाई स्कूल में दोनों एक साथ पढ़ती थी। आप जरा स्कूल का नाम नोट कर लेंगे या फिर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन याद तो कर ही लीजिए। आगे देखिए, आगे है गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो गुलामी का नशा गुलामी का नशा इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इसके लेखक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आगे है छोर काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यानी कि किस पुस्तक में आया है कि माँ काम छोड़कर चली आई जब मैंने पुकारा? ये है पुत्र वियोग पाठ से लिखा गया है, इसमें माँ और पुत्र की वियोग की चर्चा है। आगे है शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है वो है टूटी हुई बिखरी हुई, यानी कि कोई चीज़ टूटी हुई है और बिखरी हुई है, इस नाम पर उन्होंने रचना बनाई थी शमशेर बहादुर सिंह ने। और शमशेर बहादुर सिंह कहाँ के थे? तो ये उत्तराखंड के थे, देहरादून से। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो जो गजानन माधव मुक्तिबोध थे इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। तो यहाँ से दिया हुआ है हमारे पास 1917 ईस्वी, तो आप इसको याद रखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। आगे है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। जैसे मान लीजिए सूर्योदय हो गया और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? बताइए, क्या ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है? तो ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है ना। आगे है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन है जो कि शुद्ध वाक्य है? तो ये है शुद्ध वाक्य, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। इसको कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत खेद हुआ। आगे है महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि महादेव को हम और किस नाम से जानते हैं? तो महादेव को हम महाकाल, नीलकंठ, शंकर इत्यादि नाम से जानते हैं। तो शंकर हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो शंकर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप देखिए, आगे है दूषित शब्द का विलोम है, यानी कि कोई चीज़ अगर दूषित है तो उसको हम विलोम में क्या लिख सकते हैं? दूषित का हम लिख सकते हैं स्वच्छ, स्वच्छ लिख सकते हैं। दुर्बल नहीं लिखेंगे, दुष्ट नहीं लिखेंगे, देय नहीं लिखेंगे,
तो जो दूषित पदार्थ होता है उसके लिए एक शब्द लिखेंगे स्वच्छ, उसका विलोम यानी कि उसका उल्टा। ठीक है, आगे है जो नया आया हुआ हो, यानी कि जो नया आया हुआ हो उसको हम क्या लिखेंगे, नया के लिए जो नया आया हो। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी नया आया हो उसके लिए आप क्या कहते हैं, न्यू स्टूडेंट आया है, कुछ भी आया तो उसको हिंदी में कहते हैं नवागंतुक, नवागंतुक। ठीक है, आगंतुक, नया गंतुक। आगंतुक मतलब जो आया हो, और जो नया आया हो तो नवागंतुक। आगे है घर का ना घाट का, मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी कि इस असरा ना घर के बाद ना घाट के बाद, कहाँ के बाद, कहीं का नहीं। ठीक है, किसी के बारे में अगर कहा जाता है कि घर का ना घाट का, इसका मतलब वो कहीं का नहीं है। आगे है हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी कि हलवाई का हम स्त्रीलिंग रूप क्या दे सकते हैं, तो हलवाई का हलवीन कहेंगे, नहीं बोलेंगे हलवाइन, नहीं हलवानी, ये भी नहीं, क्या कहेंगे हलवाइन। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, हलवाई का स्त्रीलिंग रूप है हलवाइन। आगे है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यानी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, बताइए क्यों नहीं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन का चिन्ह आ रहा है, क्वेश्चन का चिन्ह, इसका मतलब ये है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। आगे देखिए काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, यानी कि कोई व्यक्ति काम में लगा हुआ है उसके हम क्या कहेंगे, तो वो क्रिया पर पदबंध है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है यथासंभव शब्द कौन सा समास है, यानी कि हम कहते हैं जब किसी को कि हमें यथासंभव दक्षिणा दीजिए, यथासंभव पढ़िए, यथासंभव लिखिए, यथासंभव कोई काम कीजिए, तो ये कहा जा रहा है यथासंभव कौन सा समास है, तो यथासंभव है अव्ययी भाव समास। यथा मतलब कितना, यथा मतलब यथा कौन सा शब्द है, अव्ययी है, अव्यय शब्द है। जैसे यथा संभव तो कितना संभव, तो जितना संभव उतना संभव, तो ये कि ये एक लिमिट नहीं बता रहा है, एक ये अव्यय शब्द है, तो ये अवयवी भाव शब्द हो जाएगा। आगे है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जो लेखक है उन्होंने किस विद्यालय से MA किया, तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया और इंग्लिश में किया। ठीक है, इंग्लिश में किया था इन्होंने, आप याद रख लेंगे। आगे है ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है, यानी कि जो ओ मेरे सपने हैं ये किसकी रचना है, तो ओ मेरे सपने रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी की ही, ये एकांकी है, आप याद कर लेंगे। यहाँ लिखा हो ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किन की रचना है, तो ये रचना है मोहन राकेश जी की, नहीं ये सॉरी जगदीश चंद्र माथुर की। आगे देखिए ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, तो सुल्तान घोड़े से उतरा और विशाल वीटप के तने पर वार कर दिया। ठीक है, विशाल वीटप के तने पर आघात कर दिया, विशाल वीटप। ठीक है, वट नहीं वीटप, आप इसको नोट करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए आप लोग दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, दक्षिण बिहार में जिस जाति को नील की खेती के लिए लाया गया था वो किस जाति के लोग थे, तो वो भुइयां जाति के लोग थे। ठीक है, वो किस जाति के लोग थे, वो भुइयां जाति के लोग थे। तो वो भुइयां जाति के लोग थे, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, ये यहाँ पे डी ऑप्शन भुइयां जाति के लोग थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। ये आपके 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको सब समझ में आया होगा। जो भी ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया होगा आप उसका सीरियल नंबर मुझे टाइप कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह की और भी ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।